असल में ट्रंप को ट्रंप नहीं चलाते, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रंप को लॉबीज चलाती हैं। ओके। और उनकी लॉबिंग में बहुत ज़्यादा इजरायली लॉबी का योगदान है। ये सारे के सारे देश, सऊदी हुआ, ओमान, कतर, भर के पैसा लेके बैठे हैं। इन्होंने अपनी जेब में रखी वो जो नोटों की गड्डी है, वो ट्रंप को दिखा दी थी थोड़े दिन पहले, जब ट्रंप इस दौरे में आए थे। तो प्लेन गिफ्ट किया, प्लेन गिफ्ट करके, अरे तुम जब गिफ्ट प्लेन कर पा रहे हो तो F-35 तो खरीद ही लोगे। सही बात है। तो सुनो, अब मैं तुमको पिटवाऊंगा तो तुम खरीदने निकल आओगे। इनको लगा था कि अब तो तुरंत चलो खमने खत्म, लारी जानी भी खत्म कर देते हैं। वही तो था जो सबसे ज्यादा दिक्कत खड़ी। अगले दिन जनता सड़क पे आ जाएगी, जश्न मनने लगेंगे कि आहा अब तो हम आज़ाद हो गए, मुक्त हो गए। ऐसा हुआ नहीं। आपको हमेशा नेगोशिएशन में एक ऐसा आदमी चाहिए होता है जिसके पास दोनों से बात करने की क्षमता हो। तो अनडाउटेबली पाकिस्तान दोनों से बात करने की स्थिति में रहता जरूर है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान क्रेडिबल सोर्स है? हम और आपके बीच में पाकिस्तान क्रेडिबल सोर्स नहीं है। मिडिल ईस्ट में तनाव और संघर्ष का दौर बीते 25 दिनों से पूरी दुनिया देख रही है, और इन सब के बीच आप अलग अलग मीडियम्स पे तमाम ऐसी आवाज़ों को सुन रहे हैं जो इन तमाम संघर्षों के बीच अपने अपने व्यू पॉइंट्स के जरिए आपको समझाने की ये कोशिश कर रही है कि आखिर ये युद्ध कितना चलेगा, इसमें किसका पलड़ा भारी है, ईरान जीतेगा, अमेरिका जीतेगा, इजराइल कहाँ पर है। ये तमाम बातें आप लगभग बीते 1 महीने से हर अलग अलग मीडियम्स पर किसी न किसी डिफेंस एक्सपर्ट से या किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से सुन रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि आपके सामने आज हम एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए जो आपके और हमारे बोलचाल की भाषा में हम तक चीज़ों को इस तरीके से ब्रेक डाउन कर सके कि हम आसानी से समझ सके कि आखिर ये पूरी जो तनाव की स्थिति है, ये जो युद्ध चल रहा है, ये है क्यों, और आखिर दुनिया में जो वर्चस्व की लड़ाई है वो इस वक्त अपने इंतहा पर कैसे पहुंच गई है। बहुत कम शब्दों में मैं परिचय करा रहा हूं आपसे, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं अंकित अवस्थी सर, जो कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी फेमस हैं, और जिस तरीके से ये चीज़ों को समझाते हैं, व्यक्तिगत तौर पर सर आई हैव बीन फॉलोइंग यू सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो थैंक यू फॉर योर टाइम टू एनडीटीवी एंड स्पीकिंग। माय प्लेजर एंड ऑनर्ड। हाँ, शुरुआत करते हैं। एक तो जब आपसे बात हो रही थी तो मुझे लगा था मेरे सवाल होंगे कि क्या होगा, कितना लंबा होगा, लेकिन एक ब्रेक पॉइंट पर हम आए हैं जहाँ पर हम एक कॉमा कह सकते हैं कि इस पूरे सिचुएशन में जो है वो लगता हुआ नज़र आ रहा है। जो ट्रंप ने कल ऐलान किया, पहले एक वो ट्रुथ सोशल पे जैसा वो पोस्ट करते हैं जिसमें वो लिखते हैं थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन टू दिस मैटर, और पूरा मैटर उन्होंने समझाया, हाउ हम्बल ही इज। क्या लग रहा है आपको, क्या ऐसी परिस्थिति हुई कि ट्रंप ने आगे से ये सीज फायर का ऐलान किया? क्या हुआ होगा बैकग्राउंडर में जो 25 दिन बाद अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप इस फैसले पर आए? देखिए, जो उनका मैसेज है ना, उसको अगर ध्यान से पढ़ा जाए, आप अगर अपने कन्वर्सेशन को, उस पॉइंट को हाईलाइट भी कर पाएँ तो करिएगा। उन्होंने लिखा है, मैं पावर पॉइंट पर हमले को 5 दिन के लिए स्थगित कर रहा हूँ, और ऑयल गैस फील्ड्स। हाँ, तो सीज फायर ऑन पावर पॉइंट, मतलब जो पावर के सेंटर्स हैं, पावर सेंटर्स हैं उनको। तो ये पावर जनरेशन के जो पॉइंट्स थे ना, जिन्हें पावर प्लांट्स कहा जाता है, इस पर हमला करने की अनाउंसमेंट उन्होंने 22 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में कर दी थी। जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी, तब ईरान ने रिटेलिएटरी एक्शन में सोशल मीडिया के थ्रू उनके विदेश मंत्री ने तमाम तरफ से ये मैसेज दिया था कि देखिए, आप अब हमारी बिजली काटने जा रहे हैं। युद्ध का नियम होता है कि सेना सेना से लड़ती है, आप लगातार वो नियम तोड़ते जा रहे हैं। आपने हमारे ऑयल फील्ड्स को नुकसान पहुंचाया तेहरान के अंदर, फिर आपने साउथ पार्स पर आकर के फिर हमारे गैस प्लांट पर नुकसान पहुंचाया। धीरे धीरे आपने कहा था कि ईरान की जनता के लिए युद्ध कर रहे हैं, लेकिन आप ईरान की जनता के लिए अब युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें ही खत्म करना चाहते हैं। इशू था आपका लीडरशिप के साथ, लीडरशिप से लड़ लिए, तब तक हमने आपको नहीं धमकाया। अब आप ईरान की जनता के लिए पहले तेल बंद करते हैं, फिर गैस बंद करते हैं, अब आप कह रहे हैं मैं बिजली बंद कर दूंगा। तो ये सिविलियन वॉर की तरफ बढ़ रहा है। ईरान इस बात को लेकर के यूएन में भी गया और वो उसने इस बात को उठाया, बहुत पहले से उठा रहा है कि देखिए, सिविलियन हमले जब हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, तो ये किसी भी युद्ध के अंदर सही नहीं है। युद्ध सेनाओं के बीच का है। अब लेकिन आपको यही भाषा समझ में आती है, तो ईरान ने अपनी तरफ से कहा कि अगर आप ये करेंगे तो अब हमें एक्सट्रीम पर जाना होगा, और हमारा एक्सट्रीम ये है कि हम अमेरिका तक तो मिसाइल पहुंचा नहीं पा रहे हैं, डियागो गार्सिया पहुंचा दिए हैं, धमकी के लिए पर्याप्त है। हाँ, लेकिन अब जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं, जीसीसी कंट्रीज़, जो आपके साथी हैं, जो आपके पिछलग्गू हैं, मैं उनके देशों में सैलिनेशन, डीसैलिनेशन जो प्लांट्स हैं जहाँ से वो पानी पीते हैं, हम उन पर हमला करेंगे। ये बात आपको ये समझाने के लिए होगी कि आप हमारी बिजली रोकेंगे, हम आपका पानी रोक देंगे। इससे ये होगा कि आपके ऊपर ये देश प्रेशर क्रिएट करेंगे। अच्छा, फैक्ट ये है कि 80%
जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं उनका पीने का पानी समुद्र के पानी को साफ करके लिया जाता है। उसके लिए बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं। जैसे अपने लिए ऑयल रिफाइनरी मायने रखती है जी। उनके लिए डिसैलिनेशन प्लांट मायने रखते हैं। वो पानी की महत्व को बहुत समझते हैं। कुल पोर्टेबल वाटर का 40% वो समुद्र से लेते हैं, चाहे पेड़ पौधों में डलने का हो, कपड़ों में धुलने का हो, और पीने का 80%। कतर जैसा देश लगभग 90% पीने का पानी समुद्र से रिफाइन करके लेता है। अगर इन डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला होता है तो अचानक बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। ये बात जब ईरान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जग जाहिर की तो इन देशों ने, यानी कि जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं जिन्हें पता था कि हमला अब हम पर ईरान करेगा, इन्होंने ट्रंप से कहा कि आप समय तो दो, एटलीस्ट इतना समय तो दो कि हम पानी भर लें। ओके। मतलब कल को आप आपात स्थिति खड़ी कर दोगे, 48 घंटे बोलकर चले गए। तो ट्रंप ने 5 दिन की मोहलत दी कि चलो 5 दिन में हमला नहीं कर रहा। ट्रंप का हमेशा से तरीका यही रहा है। शुरुआत में भी उन्होंने जब हमला करने के लिए बिल्कुल इनके प्लांट्स को यूज़ करने का सोच लिया था कि भाई इनके बेसिस से हमला करूंगा, जीसीसी के बेसिस से, तब हमले को स्थगित इन्हीं लोगों ने करवाया था कह करके, वेस्ट एशिया के देशों ने जो ट्रंप के साथी हैं, कि सर थोड़ा संभलने का समय दो ताकि हम लोग तैयार तो हों। तो ट्रंप ने कहा ठीक है, अब मैं अपने अब्राहम लिंकन से अटैक करूंगा, गेराल्ड आर फोर्ड से अटैक करूंगा, कहीं से भी हमला करने आऊँगा, लेकिन तुम लोगों को यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है। अब लेकिन जब रिजल्ट में आप पर ही हमला हो रहा है तो इन सब की रिक्वेस्ट को ट्रंप ने कंसीडर करके 5 दिन का मोहलत दे दिया। लेकिन ये ऐसी कौन सी मोहलत हुई? बहुत स्पेसिफिक पॉइंट आपने वो हाईलाइट किया जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं गैस फील्ड्स और जो ऑयल प्लांट्स हैं उन पर हमला नहीं करूंगा। और फिर हमने देखा कि कल रात में भी जो तमाम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स है ईरान पर, उस पर अमेरिका ने भी अटैक किया, इजराइल ने भी किया, और वापस फिर ईरान ने भी जो तमाम मिडिल ईस्ट में पॉइंट्स हैं अलग अलग, वहाँ पे भी अटैक किया और फिर इजराइल पे भी अटैक किया। फिर सवाल ये आ रहा है लोगों के मन में कि ट्रंप जब आगे से कहते हैं कि सीज फायर, तो क्या ट्रंप अब पूरी दुनिया में एक ऐसे नेता बन चुके हैं जिनकी कथनी और करनी में फ़र्क जो है वो अब जग जाहिर है? मतलब अगर ट्रंप कुछ कह रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो कह रहे हैं उसके ठीक उल्टा करेंगे। ट्रंप का कहना नहीं है, असल में ट्रंप को ट्रंप नहीं चलाते, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रंप को लॉबीज चलाती हैं। ओके। और उनकी लॉबिंग में बहुत ज़्यादा इजरायली लॉबी का योगदान है। अमेरिका के अंदर अमेरिकी जनता नहीं चाहती कि वो युद्ध करें, तभी तो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में ये प्रमोट किया था कि मैं पीस प्रेसिडेंट कहलाना पसंद करूंगा, वॉर के लिए नहीं। बिल्कुल। फिर भी 1 साल के भीतर भीतर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि उन्हें वॉर करना पड़ा। अगर आप इसको पूरी तरह डिग डाउन करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले ऑयल लॉबी हावी थी इनके ऊपर, तो वेनेजुएला में जाकर के इन्होंने ऑयल कैप्चर किया। फिर वॉर लॉबी, वॉर के लिए इनको बहुत सारे अपने असलहा बेचने हैं, जैसे पेट्रियट मिसाइल सिस्टम बेचनी है, थार्ड बेचना है, फाइटर जेट्स बेचने हैं। कल जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें सारा सामान सजा भी रखा था। हाँ, मतलब डिस्प्ले में लगा है ना कि देखो भाई ये यूज़ हुआ है, अब देख लो क्या क्या चाहिए आपको। जैसे वेनेजुएला के प्लांट के बाद में ये बात बोलने लगे थे कि हमने एक ऐसा वेपन वहाँ यूज़ किया था दुनिया जानती भी नहीं है। हमने साइलेंस क्रिएट कर दिया था, एकदम साउंड प्रूफ काम कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये पहले डिस्प्ले देने आते हैं, जैसे अपन गाड़ी के अंदर देखते हैं ना डिस्प्ले लगा होता है, फिर आप गाड़ी परचेज करो। तो इनको कस्टमर भी पता है, इन्होंने वेपन की प्रदर्शनी भी लगा दी, अब यहाँ से आगे ऑर्डर बुक होना है। तो डिस्प्ले में दिखा चुके क्या है इनके पास, अब खरीदार तैयार है। खरीदार कौन है? ये वेस्ट एशिया के कंट्री जिन्हें पिटाई मिली ईरान की तरफ से, जो खाड़ी के देश, खाड़ी के सारे देश, ये सारे के सारे देश, सऊदी हुआ, ओमान, कतर, भर के पैसा लेके बैठे हैं। इन्होंने अपनी जेब में रखी वो जो नोटों की गड्डी है वो ट्रंप को दिखा दी थी थोड़े दिन पहले, जब ट्रंप इस दौरे में आए थे। तो प्लेन गिफ्ट किया, प्लेन गिफ्ट करके, अरे तुम जब गिफ्ट प्लेन कर पा रहे हो तो F-35 तो खरीद ही लोगे। सही बात है। तो सुनो, अब मैं तुमको पिटवाऊंगा तो तुम खरीदने निकल आओगे। तो बेचारे वो खरीदने के लिए लाइन लगाएंगे। अभी देखना, अब 2-4 दिन के अंदर उनके विदेश मंत्री। आपने इजराइल का जो पॉइंट उठाया है, एक सवाल मेरे मन में है, मैं थोड़ा लेट पूछता, लेकिन अब चूंकि हम उस पॉइंट पर आ गए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हम जब सुनते हैं तो मैंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि इजराइल बीते 30-40 सालों से एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति की तलाश में था जो इजराइल की बातों में आए और ईरान पर हमला कर दे। इसकी कोशिश वो लगातार करता रहा। हमने देखा ओबामा के साथ भी हुआ, लेकिन ओबामा ने हमला नहीं किया। बाइडन के साथ भी उसने कोशिश पूरी की, लेकिन बाइडन पहुंचे वहां पर जब हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन अमेरिका सीधे रूप से उसमें शामिल नहीं हुआ। ट्रंप के साथ ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप पूरी तरीके से न केवल कन्विंस हुए, बल्कि उन्होंने आगे चल के पूरे लाव लश्कर के साथ जो हमला बोला वो अब 25 दिनों तक खिंच गया? कितनी सच्चाई है इस बात में? इसको ना इस तरह से समझते हैं कि ट्रंप का जो काम है वो बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं। अब तक जो लोग थे वो थोड़ा पब्लिक पॉलिसीज़ के बारे में भी सोचते थे। ट्रंप को पता है कि ये धंधा इतने का है, इस धंधे के लिए क्या ज़रूरी है वो बताओ। उनका कोई दुश्मन नहीं, कोई मित्र नहीं।
वो जिसको फ्रेंड बोलते हैं उसके साथ भी सौदा ही करते हैं, जिसको दुश्मन बोलते हैं उसके साथ भी सौदा ही करते हैं। अमेरिका का एलाई अब है कौन? अब तो Exactly. ट्रम्प के डिप्लोमेसी में ये सवाल है। वो एक बड़ी दुकान है, और जब बड़ी दुकान है ना तो उसको ग्राहक पता है कि मेरे कौन है। बाइडेन वगैरह एक लेवल के पीछे खड़े रहते थे, सामने नहीं आते थे। जैसे बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन कराने वाले लोग भी बाइडेन के ही साथी थे, लेकिन बाइडेन कभी क्लेम नहीं किए कि देखो अमेरिका ने ये करा दिया। ट्रम्प खुलेआम कहते हैं कि हमने ये करा दिया। उन्हें क्लेम करना पसंद है। वो सोशल मीडिया क्रिएटर भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो उनको हर चीज़ का एक्सट्रीम सुख चाहिए एट द एज ऑफ 79, और वो परम सुख की प्राप्ति पे हैं इन दिनों। तो इजराइल ने और नेतन्याहू ने, क्योंकि एक तरफ हम इजराइल में भी देख रहे हैं कि अब बेंजामिन नेतन्याहू की जब जब पॉपुलैरिटी रैंकिंग्स वहाँ पर गिरती हुई नजर आई, में नेतन्याहू ने एक वॉर फ्रंट खोला। 23 में हमने देखा हमास के साथ तो उन्होंने पूरा युद्ध का ऐलान किया, और उसके बाद किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशंस गजा में हुए। क्या नेतन्याहू ने इस बार ट्रंप को कन्विंस कर लिया, या फिर ट्रंप ऑलरेडी इस मूड में बैठे थे कि कुछ ऐसा एक्शन हो और मैं रिएक्शन दूं? हमें लगता है कि नेतन्याहू फेस है। मैं अगेन यही बता रहा हूँ, एक लॉबी होती है जो बहुत पैसे वाली लॉबी है। अमेरिका में ज्यूइश लॉबी जो है वो बहुत हावी है। मतलब इनके फंड्स इतने बड़े फंड्स हैं, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकते हैं। जितनी भी टॉप टेक कंपनीज हैं उनमें मेजॉरिटी अगर आप उठाकर देखेंगे तो यहूदी हैं वो लोग। और उनका जो राष्ट्र प्रेम है ना, अगर दुनिया में ये देखा जाए कि एक्सट्रीमिस्ट राष्ट्र प्रेम कौन रखता है, तो इजराइल आपको टॉप पर नजर आएगा। मैंडेटरी है 2 साल वहाँ आर्मी में सर्विस। केवल आर्मी में नहीं, लोगों में भी सच में वो चीज़ है। हम जब देखते हैं उन चीज़ों को तो समझ में आता है। तो नेतन्याहू एक फेस है। अगर आप बीच में उठाकर देखें तो इनसे भी एक एक्सट्रीम व्यक्ति बीच में आया था, नफ्ताली बेनेट। हालांकि वो अपनी समीकरण नहीं बिठा पाए। यहाँ की राजनीति में मुट्ठी भर वोट से खेल नहीं हो रहा है, फेसेस देखे जा रहे हैं कि कौन हमारे काम को अच्छे से करवा पा रहा है। तो नेतन्याहू बस अपनी महत्वाकांक्षाओं को या उनकी महत्वाकांक्षाओं को खुद के वोट के साथ फुलफिल करते चलते तो ये जो 5 दिन के सीज फायर का ऐलान किया गया, आपको लग रहा है कि इसके बाद फिर से ऑल आउट वॉर होगा ही, या फिर क्या लग रहा है कि कोई नेगोशिएशन विंडो खुलेगी? क्योंकि कल जब ट्रंप ये भी कहते हैं कि मैं ईरान के एक बहुत बड़े नेता से बात कर रहा हूँ, अब तो सवाल यही पूछा जा रहा है कि कौन है वो बड़ा नेता? आपने तो पूरी लीडरशिप को मार दिया। क्या मुज्तबा खमनेई से आपकी बात हो रही है? किसी से बात नहीं हो रही उनकी खुद की एक शैडो ट्रंप होते हैं, वो उनसे बात करते हैं। जैसे हमारे देश के केस में हुआ था कि 11 फाइटर जेट गिर गए। जब 5 फाइटर जेट से शुरू हुआ व्यक्ति 11 फाइटर जेट तक चला गया, तो वो रोज रात को सोते थे कि आज इतने लोगों की मैंने जान बचाई, कल वही क्लेम करना है। मैंने 11 मिलियन बचा ली, 25 मिलियन बचा ली, 35 मिलियन बचा ली, फिर भी पीस प्राइज नहीं मिला। वो खुद को बीट करते हैं कि मैंने कल तो यही दावा किया था, इसमें मजा नहीं आया, थोड़ा दावा बढ़ा कर देते हैं। जोक्स अपार्ट, लेकिन अब इसको हम सीरियस नोट पर लें तो असल मायने में ट्रंप को इंतजार है कि ये मिडिल ईस्ट के देश चलकर अब तक त्राहिमाम स्थिति में आ क्यों नहीं रहे। बचपन में हम जब धारावाहिक देखते थे, कई हमारे महाभारत के और भगवान शिव के कई टीवी धारावाहिक देखते थे, तो उसमें होता था ना कि जब युद्ध होता था तो सब लोग जाकर के त्राहिमाम करके पहुंचते थे कि बचाओ। जो भी टॉप लीडर में होता था, चाहे देवताओं की लीडरशिप में हो, चाहे दैत्यों की लीडरशिप में हो, सब लोग इकट्ठे होते थे। ट्रंप वही करते हैं, पहले पिटवाते हैं इजराइल से, फिर इन सबको इकट्ठा करते हैं और बुलवाते हैं कि चलो आओ मेरे साथ। ज़्यादा पीछे मत जाओ, सितंबर तक चलते हैं। सितंबर 2025, अगस्त 2025, इजराइल ने कतर के अंदर एक गोला मारा। कहाँ मारा? हमास के आतंकी को मारने के लिए। हो गया। इस बात से कतर नाराज हुआ कि साहब सेंटकॉम का मुख्यालय मेरे यहाँ पर बना रखा है आपने, आपकी सेना मेरे पास बैठती है और ये मुझे मार दे रहा है। बोले तो गलत बात है। कतर ने अपना गुस्सा दिखाने के लिए OIC के सारे देश इकट्ठे किए कि सब लोग आ जाओ, सारे मुस्लिम देश एक होंगे और ट्रंप के पास चलेंगे। ट्रंप ने सबको इकट्ठा किया। बोले चाहते क्या हो? बोले नेतन्याहू से कहो सॉरी बोलें। 1 अक्टूबर 2025 नेतन्याहू फ़ोन पे कतर के आमिर को सॉरी बोलते हैं, सर सॉरी गलती हो गई। अब ट्रंप कहते हैं देखो सॉरी की कीमत होती है। क्या होगी? बोर्ड ऑफ पीस बनाते हैं। बोर्ड ऑफ पीस में तुम सब लोग आओ और बताओ कितना कितना बिलियन डॉलर दोगे। बोले इससे क्या होगा? बोले अब मैं गाजा को खुद डेवलप करना चाहता हूँ। देखो जैसे कब्जा करते समय अपन समाज में अपराधियों की बात करते हैं ना, प्लॉट पे कब्जा करने वाला आदमी, तो ट्रंप थोड़ा कब्जा करना जानते हैं। उनको गाजा का प्लॉट बहुत पसंद आ गया। सी फेसिंग है, कोई व्यवधान नहीं है, क्लिनजिंग पूरी तरह से इजराइल उनके बिहाफ पर कर ही रहा है, तो उनको समझ में भी आ गया। तो उन्होंने कह करके अपने दामाद से बोला, कुशनर से, कि सुनो इसका प्लान लेकर आओ क्या है। तो वो राफा का प्लान लेकर आए, सबको दिखाए, देखो ऐसा राफा बनेगा। तो बोर्ड ऑफ पीस में बैठे देश कहने लगे सर ये तो ज़बरदस्त है, तो सुनो एक कॉलोनी तुम्हारी कटवा देते हैं। बोले हाँ कटवा दो। तो ऐसे करके पूरा गाजा बेचा इन लोगों ने। अब गाजा बिक गया। अब ये वापस से मोड में आ गए कि गाजा में तो पैसे ले लिए मैंने, पर ये लोग मुझसे वेपन नहीं खरीदे अभी भी। गाजा में इन्वेस्टमेंट के नाम पर भी, बोर्ड ऑफ पीस के नाम पर भी ट्रंप की किरकिरी खूब हुई। उन्होंने सबको इनविटेशन भेजा, कोई गया नहीं। एक तरफ बोर्ड ऑफ पीस की बैठ के, दूसरी तरफ वेनेजुएला पर हमला। तो वो
इम्प्रेशन जाहिर करने के लिए कि आओ तो सही, कोई आ ही नहीं रहा, तो नगर ये मौका चल नहीं रहा, मतलब मेरी यूनिटी काम नहीं आई। तो इन देशों को पकड़ा कि तुम लोगों ने, मैं सबसे पहली विदेश यात्रा पर सऊदी अरब गया था, भाई ट्रंप ने सोचा पैसा देख के आया हूँ, तुम्हारी जेब में बहुत सारा रखा है, तो चलो अब मैं यहाँ हमला देता हूँ, अब तुम फिर से टेंशन में आओगे तो पैसा दोगे। सिंपल टैक्टिक्स है, इसमें कोई मैथ्स नहीं है। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में जो लोग हैं उनके दिमाग में है कि जब पहला ये अटैक हुआ 28 तारीख को, इफ़ आई एम करेक्ट, तो 28 तारीख को आखिर अमेरिका और इज़राइल के पास इतनी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन कैसे आई? जो तमाम इसको लेकर चर्चाएं हैं, थ्योरीज़ हैं कि कोई पर्सन था मोसाद का जो अली खामनेई के साथ था और तब वो इनपुट मिली, उसके बाद वो अटैक प्लान किया गया। इतना क्योंकि बहुत लंबे समय से अमेरिका जो है वो अली खामनेई को ढूंढ रहा था, उनको मारने की कोशिश, रिजीम चेंज की बात कर रहा था। आपको क्या पता लग पाया है अपने रिसर्च में कि किस तरीके से ये ऑपरेशन प्लान आउट किया और लास्ट क्लियरेंस इस पे किसकी थी, किसके बाद ये स्ट्राइक इतने बड़े लेवल पर किया गया? केवल नैरेटिव था ये बताने का कि उनको ढूंढा जा रहा था, ये बिल्कुल गलत बात है। खमनेई कभी गायब ही नहीं हुए थे। इस बात को ना अलग तरीके से देखते हैं आप, है ना, मुझे कब रखना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए। देखिए सीन ये है कि खमनेई कभी भी पब्लिक अपीयरेंस से बाहर नहीं गए, वो पब्लिक में ही रहते थे, घर के बीच में प्रेजेंट रहते थे। तो ये कहना कि उन्हें ढूंढा गया था, नहीं ढूंढा गया, वो अंडरग्राउंड कभी हुए ही नहीं। वो हमास नेता की तरह नहीं बिहेव कर रहे थे कि वो गुफाओं में घूमते घूर रहे हों, वो पब्लिक में रहे। कारण था अमेरिका उन्हें ढूंढ नहीं रहा था, ये स्थिति बना रहा था कि मैं उनको खत्म करने की सिचुएशन में पहुंचाऊं कि नहीं पहुंचाऊं। अमेरिका के लिए वो हमेशा सामने थे, इजराइल के लिए वो हमेशा सामने थे। जस्ट लाइक इसको आसान करते हैं, हमारे देश में कई बार ऐसा होता है, सत्ता पक्ष को कई बार जो लोग चैलेंज कर रहे होते हैं तो ऑडियंस ये सोचती है, मतलब जो वोटर्स है वो क्या सोच रहे होते हैं कि यार नेताजी को तो इसने इतना धमका के रखा हुआ है, तो क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर देते। कई बार ऐसा होता है ना, एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन उठता है कि यार अपोजिशन के नेताओं को भी इतनी Z+ सुरक्षा क्यों मिलती है। करेक्ट, बहुत बेसिक सा सवाल है। भाई ये तो आपका विरोधी है, इसको सुरक्षा क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो अकेला व्यक्ति नहीं है, उसके पीछे देश खड़ा है, देश का इतना % जनमत उसके पीछे भी खड़ा है। अगर उनको कुछ हुआ तो वो देश में अस्थिरता फैला देंगे। एग्जैक्टली अब खमनेई के बारे में आइए, इनको ये लगने लगा था, जो अगस्त सितंबर के प्रोटेस्ट हुए थे तब इनको ये लगने लगा था कि अब ईरान की जनता खमनेई के खिलाफ है, तो अगर हमने इनको खत्म किया तो इनकी जनता सड़क पर उतर करके जश्न मनाने आएगी, जैसे वेनेजुएला में हुआ। वेनेजुएला में जैसे स्टॉक के प्राइसेस चढ़ गए थे, वैसा इनके यहाँ भी होगा। तो ये इस मौके की कैलकुलेशन में बिगड़ गए, यही मिसफायर कर गए कि यार इनको लगा था कि अब तो तुरंत चलो खमनेई खत्म, लारीजानी भी खत्म कर देते हैं। वही तो था जो सबसे ज्यादा दिक्कत खड़ी, अगले दिन जनता सड़क पे आ जाएगी, जश्न मनने लगेंगे कि आहा अब तो हम आजाद हो गए, मुक्त हो गए। ऐसा हुआ नहीं, ये था असली मिसकैलकुलेशन। तो अब प्रोटेस्टर्स का जो प्रोटेस्ट था वो कहाँ गायब हो गया, ये अपने आप में समझने वाली बात है। पहले कोशिश की गई कि प्रोटेस्ट के मीडियम से अगर अपसर्ज हो सके, सत्ता हस्तांतरण हो सके, वो किया जाए। उसमें आप फेल हुए, फिर आपने पूरा प्लान आउट किया कि अब एलिमिनेट करना ही लास्ट ऑप्शन। इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करता हूँ, खमनेई खुद चाहते थे कि वो इस स्थिति में पहुंचे कि वो अमेरिका के निशाने पर रहे, ताकि पूरा देश यूनाइट रहे। अगर आप किसी भी देश में क्रांतियों को होते देखेंगे तो क्रांतिकारियों का थॉट प्रोसेस होता है कि हम लोगों के लिए एक मिसाल सेट करके चले जाएं। यही कारण है कि जब खमनेई के बारे में सूचना आई तो उनको शहीद करार दिया गया। शहीद से अर्थ ये था कि इन्होंने पूरे देश को यूनाइट किया या नहीं। आंसर है यस। कैसे? उनके चाहने वालों को ये बात बिलीव हो गई, अब तक जो 46 साल में कहीं ना कहीं फेड हो गई थी। 1979 के अंदर खमनेई का शासन खुमैनी के रूप में आया था, धार्मिक क्रांति हुई थी। ईरान के लोगों को लगने लगा था कि अमेरिका इतना बुरा नहीं है। 79 में हमें दिखा दिया गया कि ये बुरा है, हमारे ऊपर सुप्रीम लीडर बिठा दिया गया, जबरन बिठा दिया गया, अमेरिका तो अच्छा आदमी है। डाउन द लाइन वो फिलॉसफी फेड हो रही थी कि मेरे साथ ऐसा होता है। लेकिन इन्होंने जब खमनेई को ख़त्म किया तो उन लोगों में फिर से वो भाव पैदा हो गया कि अमेरिका वाकई में बहुत बुरा है। तो जिनके अंदर थोड़ा मोटिवेशन लो हो रहा था, एक फिल्म है पद्मावती, अगर आपने देखी, बाई चांस रेफरेंस यूज़ कर रहा हूँ, उसमें खिलजी जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के सामने खड़े होते हैं और देखते हैं कि बहुत दिन से हम नाकेबंदी करके खड़े हैं, खुल ही नहीं रहा, जहाँ महल में अंदर जा ही नहीं पा रहे, तो वो एक रिवर्स टैक्टिक अपनाते हैं। खिलजी जो क्या करता है, वो अपना झंडा गिरा देता है, खुद गिरा करके जनता में एकदम मोटिवेशन आ जाता है कि अरे आपने हमारा झंडा कैसे गिरा दिया, हम तो आपके साथ हैं।
तो ये नेताओं की टैक्टिक्स है, इसमें ईरान जीत गया, खमेनी तो गए। हमने और शायद इसीलिए ही पूरी दुनिया के मन में ये सवाल था कि, और आम लोगों के भी मन में जब हम बात कर रहे थे ये, कि इतने बड़े हमले हुए, लगातार बमबारी हुई, पूरी आपकी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने बैक डाउन नहीं किया। तो ये बड़ा सवाल था कि फिर जब खमेनी मर गए, आपके टॉप लीडरशिप के पूरे कमांड मर गए, कौन डिसीजन लेगा, इसको लेकर सवाल था। दो लोग नजर आ रहे थे, एक राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और एक विदेश मंत्री अब्बास अरागची, इन्हीं दोनों के बयान जो है आ रहे थे। फिर कैसे ईरान ने तुरंत जो है वो रिटेलिएट करने का पूरा प्लान आउट बनाया, और किस तरीके से वो इस पोजीशन में आया कि आखिरकार ट्रंप को 5 दिन की मोहलत जो है वो देनी पड़ी। देखो, जब आपको पता है कि जनता ने खुद ने अपने हाथ में ले लिए झंडे, आप ऐसे समझें, लारीजानी के जनाजे में जो लोग उमड़े थे ना, उन्हें जब ये पता है कि पूरे टाइम ऊपर से फायर चल रहा है, हाँ, और फिर भी भीड़ सड़कों पर है, खमेनी की याद में जो लोग सड़कों पर उतरे थे प्रोटेस्ट करने के लिए, अमेरिका के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर आ रहे हैं, क्या ये खुली चुनौती नहीं है अमेरिका को कि तुम्हारे गोले से हम नहीं डरते? ऐसे समझना, जब वो लोग खुलेआम दिख रहे हैं तो आसान हो गया उस रेवोल्यूशन को जो ईरान अमेरिका के खिलाफ चाहता था, उसके लिए फॉर्डर दे दिया अमेरिका और इजराइल ने खुद। तो अब क्या हुआ, खमेनी ने अपने जाने से पहले ही अपने सारे के सारे डाउन द लाइन जो उत्तराधिकारी थे वो डिसाइड किए हुए थे कि खमेनी ने तय कर दिया था कि मेरा बेटा ही बनेगा। पहले लिख कर गए थे कि 4 लाइन में ये आदमी है, इस तरह से चलेंगे। इसके बाद में हर पद पर 4 आदमियों का पहले से स्टेज तैनात था। देखो, अगर आप शुरुआत के 1 मार्च को आया हुआ बागची का बयान देखें, बागची नहीं, उनके विदेश मंत्री का नाम क्या है? अब्बास अरागची। अरागची, हाँ, उनका बयान देखें तो उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी कि बीते 2 दशक से हम अमेरिका की वॉर स्ट्रेटजी का ही अध्ययन कर रहे हैं। हमने अपने पड़ोस में अफगानिस्तान देख लिया और इराक देख लिया। इन दोनों ही जगह पर तब हमले हुए हैं जब ईरान के अंदर इस्लामिक सत्ता आ गई थी। 80 से 88 के बाद का जो पूरा दौर देखा जाएगा, इराक हमला देखा जाएगा, पूरा वो दौर रहा। अफगानिस्तान में आप 20-25 साल तक सक्रिय रहे। सब तरफ आपको ढंग से जब हमने देख लिया तो इसका मतलब है कि हम डिकोड कर चुके हैं कि आप करते क्या हो। ठीक है, आप लीडरशिप ख़त्म करते हो, उसके बाद की लीडरशिप ख़त्म करते हो, आप मिसाइल के जो ठिकाने हैं उनको नष्ट करते हो, की पोजीशंस को नष्ट करते हो। इन्होंने इसी की तैयारी करी और इसका ना अमेरिका ने फिर से एक मिसकैलकुलेशन किया। जैसे इजराइल ने कभी हमास के बारे में मिसकैलकुलेट कर लिया था। क्या? इन्होंने सोचा था गाजा में अब हमास है ही नहीं, और उसने अचानक हमला करके इनके लोगों को मार दिया। 7 अक्टूबर अब सोचकर देखो कि 7 अक्टूबर की हमले से पहले हमास डाउन द लाइन प्लानिंग कहां से कर रहा था? जवाब है गाजा के नीचे टनल्स बना, जिन टनल्स को आज तक इजराइल पूरी तरह से क्रैक नहीं कर पाया। Correct. सब तरह के हमले हो लिए, सारी इंटेलिजेंस लग रही, तब भी नहीं पता जितने चला। बंधक बना के ले गए वो भी टनल्स वो में तो छुपाए गए उन्होंने थे। सोचकर निकाल दिए। हमास ने छोड़ा कि निकालना है तो निकाल दिया। इनके 2-2.5 साल में वो बंधकों को रिहा नहीं करवा पाए। इज इट? तो सोचो कि हमास को गुरु कौन मिला था? ईरान। करेक्ट। जो ईरान उसको सलाह दे रहा है कि सुनो टनल बनाओ, इनके बम टनल के अंदर नहीं घुसते। देखो क्या है ना, अमेरिका के पास B-2 बम्बर है, जिसकी हाइट मतलब गहराई बताई जाती है कि 80 फीट नीचे तक जाकर वो गोला फोड़ सकता है। तो 80 फीट से नीचे टनल है। करेक्ट। ऐसे में अब आप इसको ऐसे ऐड करो कि जब इनके ये हाल हैं तो सवाल बना कि ईरान को इतनी मैसेज कहाँ से मिल गए कि ऐसी टनल बनानी चाहिए जो इन्होंने हमास को सिखा दी। वो मिली अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में जब तालिबान को ख़त्म करने अमेरिका आया था ना, तो 20 साल तक तालिबान को ख़त्म क्यों नहीं कर पाया? रीज़न था वो हिंदकुश की पहाड़ियों में बने हुए टनल्स, पहाड़। करेक्ट। पहाड़ों में टनल्स। तो इनके कोई गोला उन टनल में पहुंचता नहीं था, ये मार के फिर टनल में घुस जाते थे। अमेरिका अपना आदमी मरने नहीं देता तो ज़मीन पे नहीं उतारता। ऐसे में ईरान ने वही टेरेन का लाभ उठाया खुद के यहाँ पे, और खुद के यहाँ टनल्स बनाना शुरू किया। ईरान टनल्स में बहुत आगे है। इनकी जो मेन हाईवेज है ना, बैक टू बैक 15-15 आपको टनल्स दिख जाएंगे उनमें। हाईवेज पे ही टनल्स हैं इनके, मतलब प्रॉपर पहाड़ी एरिया है और काफ़ी प्रॉस्पेरस देश है। तो इन्होंने बढ़िया टनल्स बनाई। इनका एक शहर है जिसका नाम है इस्फहान। उस इस्फहान के पूरे अंडरग्राउंड में इन्होंने मिसाइल सिटी बनाई हुई है, जिसका ये कई बार ग्लिम्स डालते हैं। अल जजीरा वालों ने 2 दिन पहले डाला कि देखो साहब हमारे यहाँ पर ये, अभी तो खैर झांकी दिखाई है हमने, टिप ऑफ आइसबर्ग दिखाया है। तो ये क्या बताता है कि इनकी स्ट्रेटजी बहुत पहले से टाइट थी कि हम लोगों के पास तैयारियां ये हैं, आप हमको मारोगे कोई बात नहीं, हमारे ऑर्डर लिखे हुए हैं पर्चे पे पहले ही। जैसे बच्चे खेल नहीं खेलते कि इस क्लू के बाद अगला क्लू मिलेगा, अब वो टास्क पूरा करना है, ट्रेजर हंट होता है। तो इनके लिए तो स्टेप बाय स्टेप ट्रेजर हंट है। यही कारण है कि जब लारीजानी मरे तब एक टकर कार्लसन करके एक पत्रकार हैं अमेरिका में, उनके साथ में
इनके एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट के एक डायरेक्टर ने, जो हाल ही में इस्तीफा दिया अमेरिका का, उसने इंटरव्यू में एक लाइन बोली, कहा कि जो ये युद्ध है ना, ये इजराइल और इजरायली लॉबी लड़वा रही है, कोई और नहीं लड़वा रहा है। इजराइल ने लारिजानी को मारा ही इसलिए ताकि वार्ताकार खत्म हो जाए। किससे बात करें? करेक्ट। तो ट्रंप के पास अब कोई वार्ताकार नहीं बचा, इधर तो वार्ताकार खत्म हो गया। दूसरा, वो ऑटो मोड में चले गए। उनका युद्ध की जो नीति है वो मोज़ेक नीति है। मतलब उन्होंने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि आप सोचोगे यहाँ सेंटर है, पता चले वहाँ सेंटर निकल रहा है। तो पूरा सिस्टम गलफत में है। तो इनके यहाँ वास्तविकता में संकट ये है कि बात किससे करें। कुछ लोग कहेंगे वहाँ पे पजेश्किन बैठे, पजेश्किन केवल फेस के राष्ट्रपति हैं, फैसले कोई और ही ले रहा है। तो ये बड़ा इशू है अमेरिका सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई। हाँ, अब वो मुस्तफा खमनेई हैं जो फैसले करेंगे यहाँ से आगे। दिक्कत क्या है कि ये उन तक भी रीच नहीं बना पा रहे हैं अमेरिका वाले। जैसे खमनेई खुलेआम घूमते थे, मुस्तफा ने इस बार एक पीछे कदम लिया हुआ है कि नहीं, तुम्हारे ट्रैप में नहीं फंसेंगे। पता चले सीज फायर का नाम लेके तुम गोला चला दिए तो तुम्हारे ट्रैप में नहीं आएंगे। तो वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो ईरान एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है। यानी एक बार फिर से IRGC जो है वो बिल्कुल हमेशा से तो रहा ही डोमिनेंट, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में अब सारे कॉलिंग शॉट्स IRGC के पास आ गए हैं। इसको ना डोमिनेंट कहना गलत शब्द होता है। अच्छा, डोमिनेंट तो हर तरह से अमेरिका है। इजराइल और अमेरिका का डोमिनेंस खत्म नहीं हुआ है, न्यूसेंस बढ़ गया है ईरान का, और उस न्यूसेंस को कंट्रोल करने के लिए नथिंग टू लूज मोड में आ गया है। हाँ, आपने इस्फहान का जिक्र किया तो सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि जिस चीज़ को लेकर ये पूरी महाभारत हुई, जिसको लेकर इजराइल पूरी दुनिया को बताने में तुला हुआ है कि अगर नहीं मारते तो एक हफ्ते के अंदर इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते और ये फिर तबाही मचाते। और ट्रंप को भी उन्होंने यही जो टॉफ़ी है वो खिलाई कि भाई अब ये बिल्कुल करीब है। जबकि पिछले साल हमने देखा कि अमेरिका ने इस्फहान, नेतांज, इन तमाम जगहों पर B2 से बॉम्बिंग की थी। इज ईरान क्लोज टू अटेनिंग न्यूक्लियर वेपन? ऐसी संभावना है, या फिर एक ऐसी चीज़ है जिसको एक ड्रम्स आई दिखा के इजराइल पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहा है और लगातार वो चाह रहा है कि ये ईरान पर इसी तरीके से अटैक होता रहे? दो सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 1, क्या ईरान के पास में न्यूक्लियर एनरिचमेंट है? आंसर है बिल्कुल है। क्या वो बॉम्ब बनने लायक है? जवाब है नहीं है। अब इन दोनों का अंतर समझते हैं। यूरेनियम का जो ओर है उसको बोलते हैं पिच ब्लेंड। उसका एक आइसोटॉप होता है यूरेनियम 92 235। यूरेनियम जब पिच ब्लेंड में निकल कर आता है तो उसके बहुत सारे आइसोटॉप्स होते हैं, 235, 233, 236, ये तमाम आइसोटॉप्स होते हैं। इनमें से जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है वो आइसोटॉप नंबर 235 होता है। तो होता क्या है कि मान लो कि आपने 1 किलो पिच ब्लेंड लिया, ठीक है, तो उसमें से हो सकता है 1 ग्राम ही आपको यूरेनियम 235 निकल कर आए। मतलब 1 किलो में से 1 ग्राम। इतनी कम मात्रा में आप इतना प्रोक्योर करेंगे तो इतनी सी चीज़ आपकी बम बनने लायक निकल कर आएगी। तो इस काम को करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीनों का यूज़ किया जाता है। करेक्ट। और तय किया जाता है कि बॉम्ब बनने लायक क्षमता उत्पन्न हो जाए। बॉम्ब बनाने की जो क्षमता है उसके लिए 90% एनरिचमेंट चाहिए यूरेनियम का। ईरान ने 430 किलोग्राम के आसपास जो यूरेनियम बना रखा है, जो IEA खुद कहता है, वो 60% वो है, सेंट्रीफ्यूग्ड है। ठीक है। तो 60 से 90 बनने में टाइम लगता है साहब। इसके ही टेक्निक वो मांगता फिर रहा है सबसे। बड़ी सारी सेंट्रीफ्यूगल मशीनें हैं जो चलती रहती हैं, घंटों दिनों चलेंगी, तब जाकर के वो चीज़ बनकर आती है। ये ऐसे है कि दूध में से आपको अगर कहा जाए कि 1 लीटर दूध में से 1 ग्राम घी निकलेगा तो कितना मथना पड़ेगा, वो वाली चीज़ है। तो मथन चलता रहा। अब ईरान ने कहा, इजराइल का आपने जो सवाल किया कि क्या वाकई में इनके पास यूरेनियम है, जवाब है बिल्कुल है। क्या ये उस स्थिति में पहुंच गया कि न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है? नहीं बना, और वो भी बहुत कम टाइम में। इसको ऐसे समझिए कि अगर होता ना तो ईरान सबसे पहले वही चलाता। जब खमनेई चले गए, सही बात, तो कहते कि अब तो कफन बंधा हुआ है, लो जी हम चलाएंगे, टेस्टिंग हो गई। तो क्या ये फिर इराक वाला हथकंडा अपनाया इन्होंने कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कैपिंग, केमिकल वेपन? हथकंडा जरूर वही था, लेकिन इस बार पीछे का जो बैकग्राउंड है ना वो गलत नहीं था। न्यूक्लियर एनरिचमेंट था जरूर इनके पास। इसको कैसे पता लगाते हैं? इसको पता लगाते हैं इन लोगों के बीच में हुए एक एग्रीमेंट से, जो 2016 में हुआ था। वो था JC, अमेरिका के साथ P5 कंट्री, अच्छा, इंक्लूडिंग जर्मनी। जर्मनी क्योंकि UN में नहीं आता इसलिए उसको P5+1 बोलते हैं। तो इन 6 देशों ने मिलकर के इनसे एक एग्रीमेंट किया था जिसका नाम था JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव। इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में ये तय किया गया था कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट इनको करते रहने देंगे, लेकिन
ये IAEA जो इंटरनेशनल एनर्जी जो एटॉमिक का ध्यान रखने वाली संस्था है जिनेवा बैठती है, उसको ये अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स को विजिट करने की इजाज़त देंगे। इसकी एवज में अमेरिका ओबामा के काल में इनके ऊपर लगे हुए सैंक्शंस हटाएगा। ये जब एग्रीमेंट हुआ था, इसका मतलब ये था कि इन्हें ये पता था कि यूरेनियम है। ईरान ने खुद कहा कि ठीक है मैं दिखा दूंगा, इसका मतलब यूरेनियम है। बाद में अमेरिका में ट्रंप आते हैं और वो आकर के कहते हैं कि पहले तो एग्रीमेंट रद्द करो और इन पर काट सा लगाओ। ये बम बनाने के बाद में, यूरेनियम एनरिचमेंट के बाद में रिएक्टर में ले जाने की जगह बम बनाने ले जाएंगे और हमको बेवकूफ़ बना देंगे। ये कहानी है। तो यूरेनियम है, ये सच है। बम बनाने की स्थिति में होता तो चल गया होता, बम बनाने की स्थिति में फिलहाल नहीं। अच्छा, इस पूरे वॉरफेयर में ईरान के जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं उनकी बहुत बात हो रही है। अमेरिका तो पूरी दुनिया जानती है, अमेरिका इजराइल की उनसे ज़्यादा एडवांस्ड वेपन, उनसे ज़्यादा बड़ी फोर्स किसी के पास नहीं है। लेकिन जो ईरान ने चीज़ें दिखाई हैं, जिस तरीके से डियागो गार्सिया तक उसने मिसाइल भेजकर दिखा दिया कि रीच तक है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मार सकते हैं। दूसरा, जिस तरीके से एक कंपैरिजन आया कि आपके अगर 1 करोड़ के मिसाइल्स हैं तो हम 30, 25, 20 लाख वालों से उनको हम रोक दे रहे हैं या खराब कर दे रहे हैं, तो आपकी लागत ज़्यादा जा रही है, हमारी ज़्यादा। इस पर ईरान कितने समय से काम कर रहा था? और जो एक शाहिद ड्रोन की बात है, शाहिद मिसाइल की बात है, इन सब चीज़ों को लेकर जिस तरीके से उसने इस्तेमाल किया है, और अभी तो वो कह रहा है कि 10% ही है, बाकी तो सब रखा हुआ है, अब शुरू करेंगे तो रोक नहीं पाओगे। इसको ऐसे समझते हैं, एक एक्सप्रेस हाईवे है जहाँ पर एक व्यक्ति 1 करोड़ की कार से ट्रैवल कर रहा है, पर एक आदमी वो पत्थर लेके बैठा है। ठीक है, अब आप समझ रहे हो कि मेरी गाड़ी महत्वपूर्ण है कि उसके पत्थर। तो उसने कहा कि मैं 100 पत्थर फेंकूंगा बेटा, एक तो तेरे शीशे पे लगेगा और तेरे जो शीशे पे लगेगा वो तेरा लाखों में जाएगा। ईरान ने केवल वो खेला है। देखो, दोनों की टेक्नोलॉजी में कोई कंपैरिजन नहीं है। मुसीबत ये है कि इनके सामने ईरान पड़ गया, वो मिसाइल में पंख लगा के उन्हें ड्रोन कहता है। उसके ग्लाइडिंग बॉम्ब्स हैं जी, वो ड्रोन्स कहना गलत है। शाहिद ड्रोन नहीं है, वो मिसाइल के पंख लगे हैं, उसको वो शाहिद ड्रोन कहता है। शाहिद नहीं है, असल में वो शहीद है। वो मिसाइलें हैं जो खुद जाके शहीद होते हैं, जाके फट जाती हैं। तो इसको ऐसे समझो कि ड्रोन तो वो होते हैं जो बम फेंक के फिर से रीयूज हो जाएं। करेक्ट। तो वो कहता है मुझे रीयूज करना ही नहीं है, मेरे तो ये मिसाइल है, पंख लगी हैं, जाके फटेंगी, तो ये शहीद ड्रोन कहलाई। इनके साथ फ़ायदा क्या होता है? मैनूवरिंग हो जाती है इनकी। मैनूवरिंग मतलब आप टारगेट पर मिसाइल को तो चला के फेंक दिए कि जा वहाँ मार। इसको क्या होता है कि आप प्रोग्राम कर सकते हो कि चला सकते हो, चल उड़ जा, उधर मुड़ जा, उधर मुड़ जा, तो ये उधर मुड़ के फेंक सकता है। तो इसलिए ये इनका बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब क्या है, जो आयरन डोम है ना इजराइल का, उसकी एक्यूरेसी अगर 99.9% भी हो तो ये 100 गोले फेंकते हैं तो 0.1 तो गिरेगा। और अब तो क्लस्टर बम का अब जब ये क्लस्टर फेंकने लगे हैं तो उसमें से होता ये है कि 2.5 किलो के गोले हैं। क्लस्टर बम फटता है 100 में। उसके अंदर अगर आयरन डोम बचाने भी निकले तो कितने 2.5 किलो के बमों को बचाएगा? तो उसका आधा भी कहीं गिरता है तो वहाँ लोग घायल हो जाते हैं, और वही उसके परिणाम निकलने हैं। क्लस्टर बम 120 देशों में बैन है, मतलब देशों ने संस्था बना रखी, सुनो इसको नहीं करना है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब फुलझड़ी से फेंक दे रहे हो। तो ये खेल क्या, फुलझड़ी की चिंगारियां बहुत निकलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ईरान ने जो तरीका बना लिया, इतने जो मिसाइल बना ली, क्या करी? उसने कहा कि मैं इतनी न्यूसेंस खड़ी कर दूंगा, मुझे अमेरिका मारना ही नहीं है। सही बात है। मैं तो इन वेस्ट एशिया के देशों को मारूंगा, इनके ऊपर कहीं भी। और ये इतना डरेंगे, आप सोचो, जिसके घर शीशे के हों वो दूसरे के घर पत्थर नहीं मारता, लेकिन पत्थर मारने वालों का साथ भी नहीं देता। ये जो वेस्ट एशिया के कंट्री, जैसे दुबई का हाल देख लो, अबू धाबी, दोहा, कतर, ये सब देख लो, इनके हाल क्या हैं? पूरी इमारतें बनी हुई हैं शीशे से, बड़ी बढ़िया, मतलब बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंगें बनी हैं। वो केवल एक शहीद ड्रोन को घुमाता घुमाता भेजता है कि फोड़ो, नहीं तो तुम उधर फोन करो कि पापा मत मार। तो वो इनके मजे ले रहा है। तो मतलब ये होता है ना, कई बार एक अपराधी होता है जिसके हाथ में बंधक बनाने की क्षमता हो और सामने बैठा एक पुलिस वाला हो, तो वो उसको बार्गेनिंग कर पा रहा है। तो ईरान बढ़िया बार्गेनिंग कर पा रहा है, उसके सामने बढ़िया प्लेट में सजा हुआ है वेस्ट एशिया है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, तो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ चुकी है। इसे ये कहना कि ये हावी है, नहीं, न्यूसेंस है। तो इस न्यूसेंस को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? एक्सट्रीम कदम उठा के। एक्सट्रीम कदम कैसे? अमेरिका और ईरान, अमेरिका और इजराइल अगर बहुत ज़्यादा प्रवोक कर दिए गए तो मैं मतलब एक बहुत हार्श वर्ड यूज़ करूँगा, शायद फिर से न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर लिया जाए। आप कह रहे हैं कि अगर ये सिचुएशन इसी तरीके से और एस्केलेट होती है, हाँ, और चूंकि ट्रंप जिस साइकिलिटी के हैं, हाँ,
तो आप कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। मैं इसको उस तरह से ले जा सकता हूँ कि आप समझिए ना कि आप इतना न्यूसेंस क्रिएट कर दे रहे हो कि आपको समझा रहे हैं कि अच्छा, कल जो उनके विदेश मंत्री ने मजे लिए, वो क्या मजे लिए कि साहब सुनो, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, हम यहाँ गोला नहीं मारते, आपके ही जहाज का जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है वो अपना जहाज नहीं ले जा रही, हमारी क्या गलती है? अरे तो तुमने यार कह रखा है मैं पत्थर मार दूंगा, अब मार नहीं रहे तो भी तो तुम डरा तो रहे हो। सही बात है। मैं अपनी 1 करोड़ की गाड़ी कैसे ले जाऊं जब तुम कंकर से मेरा शीशा फोड़ दे रहे हो? सही बात। तुम गारंटी दो कि पत्थर नहीं फेंकोगे? बोले वो मैं नहीं दे सकता। तो उन लोगों में इस बात का भय हो, किस बात का भय हो कि अगर मैंने कंकर मार दिया तो ये खत्म ही कर देंगे। वो भय किससे आएगा? तो जवाब है ना F-35 से आएगा, ना मिसाइलों से आएगा, ना पावर प्लांट से आएगा। आप कुछ भी कर लो, आप इन हमलों को रोक नहीं पाओगे। ये लास्ट तक चलते रहेंगे। अगला अफगानिस्तान बना के खड़ा कर दिया आपने ईरान, लेकिन अगर उसको पूरी तरह घुटने पर टिकाना है। आप जब अगला अफगानिस्तान कह रहे हैं तो क्या कभी आपको लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि अमेरिका ट्रूप्स ऑन ग्राउंड करेगा ईरान नहीं के करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उसके पास्ट एक्सपीरियंस समझो, अगर कोई और राष्ट्रपति रहा होता तो वो करता। अगर कोई और साथ? राष्ट्रपति सवाल रहा ये, होता, कोई और राष्ट्रपति रहा होता तो अटैक करता या नहीं? करता। अटैक तो होते। देखो, समझो कि बाइडेन के समय में भी गाजा पे हमला हुआ ना, तो वो तो होने वाली चीज़ थी। राष्ट्रपति फर्क नहीं पड़ता, वहाँ लॉबी है जो डिफेंस की वेपन की चलती है, उनको हर साल युद्ध चाहिए। सवाल ये है कि इस हमले में अगर ट्रंप हैं, इससे एक चीज़ पता चलती है कि अफगानिस्तान में 20 साल से फंसी अमेरिकी सेना को ट्रंप बाहर निकाल के लाए थे। करेक्ट। कि चलो भाई, तो वो ट्रुप्स को जमीन पे उतारने के पक्षधर नहीं है, विशेष रूप से तब जब अभी इनके मिड टर्म इलेक्शन है। तो इनको अपने लोग तो जमीन पर नहीं उतारने, कुर्द को मोटिवेट करते हैं कि जाओ। मैं यही बोल रहा हूँ कि इन छोटे मोटे हमलों से ईरान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। उनका तो अभी इससे मोटिवेशन नुकसान और झेल हाई चुका होगा। आप समझिए, अगर इन्होंने अब यहाँ छोड़ दिया तो ज्यादा नुकसानदायक ईरान बनकर आ रहा है। अब तक फिर भी डिसिप्लिन में था, अब जो ईरान बन रहा है वो नुकसानदायक है। उसको खत्म करना है तो फिर ये एक्सट्रीम कदम उठा सकते हैं। वो एक्सट्रीम कदम मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर बॉम्ब तक भी हो सकता है। और अब तो कोई ऐसा है नहीं जो ट्रंप को रोक सकता है। हाँ, ऐसा कोई है भी नहीं। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आपने जिक्र किया। क्या इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट अगर खत्म होता है, लेट्स बी होपफुल इन दिस प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो पूरे दुनिया के देश मिलकर कोई एक ऐसा प्लान आउट ऑप्शन कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ऐसे इंटरनेशनल सी रूट्स पर किसी एक देश का आधिपत्य नहीं होना चाहिए, उसके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है समय दर समय जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन होती है, सबसे पहला जो इमीडिएट अब लोग ऑप्शन तलाशते हैं देश कि हमारे आसपास से जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसको कैसे रिस्ट्रिक्ट करें ताकि प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो। क्योंकि इस एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने किस तरीके से पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया, ये हम देख रहे हैं। ये पॉइंट अच्छा है, लेकिन सवाल का आंसर है नहीं। क्यों नहीं? इसके पीछे का तर्क समझो। इस पूरी दुनिया में अब तक जब जब लड़ाई हुई है, देखो पिछले 250 साल का इतिहास उठाकर देखोगे, 300 साल का उठाकर देखोगे, तो जिसका पानी में पावर रहा है वो दुनिया पर राज किया है। ब्रिटेन को उठाकर देख लो, फ्रांस को उठाकर देख लो, आज अमेरिका को उठाकर देख लो। आज अमेरिका को किसी देश की जरूरत नहीं है, अपना उठाकर 2 विमान वाहक पोत लेके गया, वॉरशिप कैरियर लेकर गया और चलो भाई मारो गोला। तो पानी में खड़े होना तो पूरी दुनिया फिर आपकी है, आपको जमीन भी नहीं चाहिए, आप पानी से खेल जा रहे हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन ने दुनिया को जब आज़ाद करना शुरू किया, दुनिया भर के देशों को छोड़ना शुरू किया, भारत का आज़ाद किया, उस समय लगभग 100 से ज़्यादा देश आज़ाद किए गए। उस समय पर भी उसने चोक पॉइंट पकड़ के रखे। जैसे आज भी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जो कि यूएई, मिडिल ईस्ट, ये मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करती है, उसका एक कॉर्नर यूके दबा के बैठा है। आप समझिए, स्वेज कैनाल लंबे समय तक यूएस, फ्रांस और यूके ने मिलकर साथ रखा। साउथ चाइना सी को पूरी तरह चाइना कंट्रोल में ही रखा हुआ है। इस कारण से वहां का स्पार्टले हुआ, पारासल हुआ, स्कारबोरो आइलैंड हुआ, इन सब पर चाइना दबा के अपनी जगह लोग के बैठा हुआ है। तो चोक पॉइंट जो भी है ना वर्ल्ड के, उन पर लोग कंट्रोल चाहते हैं। अभी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो जिबूती नामक देश पड़ता है, वहां पर चाइना आकर के बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया और अपना बेस बना दिया। कारण पता है कि बाब अल मंडल अगर कभी गलती से फंसता है रेड सी के ऊपर, तो मैं इसको कंट्रोल कर पाऊंगा। आप समझ पा रहे हैं? तो पॉइंट ये है कि इन चोक पॉइंट्स को अगर आपने कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रयास भी किया, तो जमीन तो उसी की रहेगी ना भाई। करेक्ट। आप जमीन कैसे, आपने कह दिया चलो एक संस्था है, अब वो छोड़ेगा क्यों? वो छोड़ेगा क्यों? अब छुड़वाया जा सकता है। कैसे? उस पर जमीनी हमला किया जाए, उस पूरी जगह को इस तरह से बना दिया जाए, सब फिर लड़े कौन उनसे? अमेरिकी अपनी सेना को उतारने के लिए तैयार होंगे क्या? तो वो वाली बात है।
यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो स्थिति है वो ऐसी रहेगी, ईरान जिस तरीके से, और ये सबसे बड़ा ईरान के लिए प्लस पॉइंट भी रहा। ईरान ने अरे साहब, ये रियलाइज किया कि अगर ये winning स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं होता तो शायद बहुत पीछे होता ईरान। अच्छा एक बात बताइए ना, आज रशिया यूक्रेन युद्ध में हर बार यूरोपियन देशों ने यूक्रेन को क्या समझाया कि सुनो, तुम्हें हम सेल्फ डिफेंस के वेपन देंगे, अटैक करने के वेपन नहीं देंगे। करेक्ट। क्यों भाई? लड़ाई में हो ना तुम सब लोग, सब साथ में खड़े होते हो, सब यूनिटी दिखाते हो, एक भी वेपन नहीं देते कि अंदर चला दे। चलाते खुद निंदा करने आ जाते हो कि यूक्रेन ने गलत किया, क्योंकि उसे पता है कि उसके हाथ में वो है कि अगर उसने गलती से मजाक कर लिया, यूक्रेन की मजाक वर्सेस रशिया की मजाक, उसकी मजाक महंगी पड़ेगी। सही बात है। ऐसे ही इसके पास में पावर थी ईरान के पास कि सुनो, मेरे पास कुछ नहीं है, मान लो मेरे पास तस्वीर सजी पड़ी है सामने वाले देशों की, वेस्ट एशिया के देश हैं और स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, मेरी इतना ही नेगोशिएटिंग पावर बहुत है। मैं अभी बता रहा हूं आपको, जब ये वॉर खत्म होगा उस समय ईरान मानेगा ही इस बात पे कि मेरे ऊपर से सैंक्शन हटाओ और मेरा तेल बिकवाओ। क्योंकि मतलब आप कह रहे हैं कि इस वॉर को लेकर ट्रंप जो बार बार डील का राग पूरी दुनिया में ढोल पीटते हैं, इस डील में ईरान की तरफ से जो पॉइंट्स होंगे, एक कि मेरा तेल जो है वो बिकवाओ, सैंक्शंस हटाओ, हाँ मैं तभी रुकूंगा, अदरवाइज मैं ऐसे गोले फाड़ूंगा, मारते रहो तुम मुझे। भाई तुम मारोगे तो सही, व्यक्ति को तो टारगेट नहीं करोगे ना। करेक्ट। करो, हर किसी में डर भर के रखूंगा मैं, नहीं तो मैं पैसे वसूलूंगा। और सामने सारे आपके वो अमीर देश हैं, हाँ, जिनके आगे अमेरिका को, आप ऐसे समझो सर, आज खूब अच्छे से पता है ग्लोबल ट्रेड होता है। हाँ सोमालिया के समुद्री लुटेरे आज भी जहाज लूटते हैं ना। करेक्ट। दुनिया कितनी भी पावरफुल हो जाए, चाइना, इंडिया, सब अपनी नेवी लगाकर बैठे हैं, सोमालिया के समुद्री लुटेरे फिर भी आते हैं, जहाज लूट ले जाते हैं। ईरान भी यही करेगा कि सुनो, मैं तो केवल एक जहाज पे कंकर मारूंगा, सही बात। साल में भी एक पर मार दिया, तुम्हारा इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ा दूंगा। रोकना चाहते हो? बोले हाँ, तो चलो डील करो, 17.5 करोड़ रुपए एक जहाज पे वसूलूंगा, दोगे टोल? सही बात है। किया ना उसने, यही किया। अच्छा, एक और खबर आई कि ये जो ट्रंप ने दावा किया कि मेरी बातचीत हो रही है, इसमें पाकिस्तान भी बैक एंड से कुछ रोल प्ले कर रहा है। क्या लग रहा है आपको, पाकिस्तान की जिस तरीके की इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें एक तरफ उसने ईरान का साथ देने की बात कही, कहा कि ज़रूरत पड़ेगी तो अपना न्यूक्लियर भी देंगे तुम्हें, सब कुछ, लेकिन फिर अमेरिका के आगे तो पाकिस्तान की चलती नहीं है, वो जग जाहिर है। रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तान कुछ? देखो क्या होता है ना, आपको हमेशा नेगोशिएशन में एक ऐसा आदमी चाहिए होता है जिसके पास दोनों से बात करने की क्षमता हो। तो अनडाउटेबली पाकिस्तान दोनों से बात करने की स्थिति में रहता जरूर है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान क्रेडिबल सोर्स है? हम और आपके बीच में पाकिस्तान क्रेडिबल सोर्स नहीं है। चूंकि हम ये जानते हैं कि ट्रंप के लिए भी पाकिस्तान क्रेडिबल सोर्स नहीं है, तो ये बात एक मजाक से बढ़कर नहीं है। और जब वो तुलसी गबार्ड खुद कहती हैं कि हमारे ऊपर पाकिस्तान चला सकता है न्यूक्लियर, तो ऐसे में ना बाइडेन खुद बोलते हैं ना कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन होना सेफ नहीं है। तो ऐसे में जिसकी क्रेडिबिलिटी दाव पर हो, वो नेगोशिएटर नहीं हो सकता। तो नेगोशिएशन में मुझे जो लगता है आने वाले टाइम में इजिप्ट भूमिका निभा सकता है, टर्की भूमिका निभा सकता है, इंडिया भूमिका निभा सकता है। अगर ट्रंप वाकई में चाहेंगे कि युद्ध रुके तो इंडिया बहुत अच्छी पोजीशन में है। लेकिन इंडिया अगर वो चाहते हैं कि युद्ध ना रुके तो पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान का नाम आता रहे, समझो कि युद्ध रोकना कोई नहीं चाह रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं। हमने सारी चीज़ों की बात की, इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू दिस होल सिचुएशन, भारत ने जिस तरीके से रिएक्ट किया उसको आप कैसे देख रहे हैं? हमने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई, फिर हमने हर तरफ बात किया, किस तरीके से आप हमारा जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में फॉरेन पॉलिसी रही है उसको आप देख रहे हैं? इससे अच्छा इंडिया कर नहीं सकता था कुछ। पहला आंसर बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि भाई आप लोगों ने ईरान का साथ नहीं दिया। मैं इसको पूरा डिकोड करता हूँ, 5 मिनट लगेगा। इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इंडिया की जो स्थिति है ना, वर्ल्ड में कोई भी देश ऐसी स्थिति में नहीं है जैसे में हम हैं। कैसे? मोस्ट पॉपुलस कंट्री है विथ डिफरेंट इंटरेस्ट एंड डाइवर्सिटी। ये पॉइंट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत है। कैसे? अगर 140 करोड़ लोग हम हैं, सबके अपने अपने इंटरेस्ट्स हैं, सबकी अपनी स्पेसिफिक पहचान है, रिलीजियस आइडेंटिटी है, अपने रिलीजियस इंटरेस्ट्स हैं। ऐसे में इंडिया को अपने आप को इस तरह से रखना कि हम मारने वाले के साथ भी रहें और मरने वाले के साथ भी रहें, बड़ा मुश्किल है। अब आप पूछेंगे दुनिया तो ले लेती है स्टैंड, चलो जिनके स्टैंड हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका, 35 करोड़ लोग हैं, केवल एक जैसी पहचान के लोग हैं, एक ही पहचान रखना पसंद करते हैं। डाइवर्सिटी बोलता जरूर है लेकिन मेजॉरिटी वो अपने गोरों को ही पसंद कर रहा है और उन्हीं की सत्ता चल रही है। नंबर 2, इजराइल एक्सट्रीम पर खेलता है, पूरी तरह से यहूदियों को पहचान देता है और उनके हित जहां हैं उन पर काम करता है। पाकिस्तान पूरी तरह मुस्लिम कंट्री है, पूरे मुस्लिम राइट्स को और मुस्लिम हुड को आगे बढ़ाता है। आप उठाइए ना कि जिनकी भी पॉलिसीज हैं, जो स्टैंड ले पाते हैं, वो लोग हैं जिनके देश में स्टैंड लेने की स्थिति हो। आज हमारे देश में एक देश एक इलेक्शन का तो स्टैंड सरकार ले नहीं पा रही।
आप बात कर रहे हो एक देश एक विदेश नीति का स्टैंड ले लो। कारण ये नहीं है कि सरकार कमजोर है, कारण ये कि डिफरेंट इंटरेस्ट्स हैं। मतलब अंग्रेज जब हमको छोड़कर जा रहे थे तो उनको इस बात के ऊपर बड़ा आश्चर्य था कि ये चल ही नहीं पाएगा। करेक्ट। इंडिया बाल्कनाइजेशन कर गए थे ना, छोड़ गए थे सबको कि लो जिसको जाना है चलो चल जाओ। लेकिन इंडिया फिर भी एक सक्सेसफुल कंट्री बनकर आया। ये दुनिया के लिए एक मिसाल है। वो बनकर ऐसे ही आया कि हम अपनी विदेश नीति में शांति वेट एंड वॉच की अपनाते ही हैं। आप सोचिए ना कि जिस समय रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, हम यूक्रेन से अपने नेवल शिप्स का इंजन मंगाते हैं। करेक्ट। और रशिया से तेल मंगाते हैं। एट ए टाइम दोनों से डील कर रहे हो यार आप। दुनिया में कितने ही ऐसे देश हैं जो ये दावा कर सकते हैं। एग्जैक्टली। हम रूस और अमेरिका के बीच में बैठ के दोनों से डील कर लेते हैं। हम अमेरिका और चाइना दोनों से डील कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट है, हम चाइना से खरीद के अमेरिका को बेच देते हैं। इंटरेस्टिंग है, हम रशिया से खरीद के यूरोप को बेच देते हैं। ये तो काबिल तम्मे ही है। तो इंडिया की पॉलिसी को ये कहना कि कोई स्टैंड नहीं लिया, वो वही बोल पाएगा जिसे सही मायने में खुद के गिरेबान में झांकने की आदत नहीं है। और हम अपने इंटरेस्ट को पहले देखेंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी हमारे सिटीजन्स जो उन तमाम मिडिल ईस्ट में देश हैं उनकी सेफ्टी। इसको अगर मैं डिकोड करूं अर्थशास्त्र की भाषा में तो सिंपल सा डिकोड करते हैं। इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो है $94 बिलियन पिछले साल का 24-25 फाइनेंशियल ईयर का। जी। $94 बिलियन का एक साल का ट्रेड डेफिसिट कंपनसेट होता है रेमिटेंसेस से। रेमिटेंसेस हैं पिछले साल के भारत के $135 बिलियन जो विदेशों से प्राप्त होते हैं। उसमें से 40% अकेले गल्फ से आते हैं, यानी अराउंड $50 बिलियन हम गल्फ से लेते हैं। आपका जो ट्रेड बेनिफिट है, ट्रेड जो घाटा है, उसको आप बाहर जो हमारे लोग कमाकर देश में भेज रहे हैं उससे तो बैलेंस आउट करके फॉरेक्स बढ़ा रहे हो। करेक्ट। अब आप ये कह देते हो कि नहीं साहब गल्फ में मरते हुए छोड़ देंगे। अरे भाई पैसा आ रहा है वहां से, आपका मजबूरी है आपकी कि आपका ट्रेड घाटा चल जाएगा, बढ़ जाएगा, वाइडन हो जाएगा। भारत के कुल एक्सपोर्ट का $120 बिलियन केवल गल्फ को एक्सपोर्ट होता है, जीसीसी को एक्सपोर्ट होता है। वो अगर हिल गया तो फिर आपका ट्रेड घाटा बढ़ जाएगा। तो देश के लिए नेक टू नेक सिचुएशंस हैं। इन सब फैक्टर्स को देखना होता है। लेकिन प्रभावित पक्ष कौन सा होता है? कल को आपके घर में सुबह सुबह उठे और चाय नहीं मिली आपको क्योंकि एलपीजी नहीं था। और इन सब सिचुएशन में हमने ईरान से भी नेगोशिएट कर लिया। एग्जैक्टली। तो साहब देश चलाना मजाक नहीं है। जो ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि आप प्रतिक्रिया देना, आप और मेरे लिए क्या है सर, बनाया सेशन बनाया चले गए, इससे देश नहीं चल रहा ना सर। तो कम से कम फेक खबर तो ना फैलाएं। मतलब देश की स्थिति को देश के सामने तो सही से रख दें कि यार इतना आसान नहीं है, मतलब चल पा रहा है, ये भी बहुत बड़ा काम है। बहुत सही। विल यूएस सिटीजन्स, ये जो अमेरिकी नागरिक हैं, क्या ये कभी रिग्रेट करेंगे कि हमने ट्रंप को क्यों इलेक्ट कर लिया? मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। आज प्रधानमंत्री मोदी दाऊद इब्राहिम को उठवा कर ले आए, क्या इंडियंस रिग्रेट करेंगे? कभी नहीं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जाएं और पीओके के ऊपर कब्जा करवा दें रात ही रात? आप सुबह उठो और कहा जाए कि सुनो ये जो नक्शा है ना, जो बाध्यता में पूरा बनाना पड़ता है, रियल में तो पीओके पे पाकिस्तान बैठा है, कल से ही रियल में ही आपका है, आपको बुरा लगेगा? तो जो नेशनलिस्ट लोग होते हैं ना, करेक्ट, उनको ट्रंप पसंद है। तो अमेरिका में एक ऐसा रिलीजियस बायोगॉटरी है कुछ लोगों के अंदर, जिनको लगता है कि सफ़ेद लोगों का ही वर्चस्व होना चाहिए, अमेरिका फर्स्ट होना चाहिए, जो लिबरल नहीं है, जो एक्सट्रीमिस्ट इतना लिबरल नहीं है कि उसने अपने स्थापना के बाद से इतने सालों में एक महिला को पद पर बिठाया हो। वो इतना भी लिबरल नहीं, इतना भी लिबरल नहीं। तो ऐसे स्थिति में अगर अमेरिका का राष्ट्रपति मुझे बोले पड़ोस में खड़ा होकर के वेनेजुएला का मादुरो हर दिन गाली देता था, मैं उठा लाया हूँ भाई उसको, आप मुझे बताओ ना कैसा फील करो? सही बात है। तो बुरा कौन फील कर रहा है? अब सवाल ये है कि वहां पर प्रोटेस्ट कौन लोग कर रहे हैं? तो वो लोग हैं जो आप और मेरे जैसे हैं, जो कभी अमेरिका गए थे और वहां के नागरिक बन गए। उन्हें अमेरिकी मानते नहीं है। जबकि वास्तविकता क्या है कि अमेरिका पूरा बना ही प्रवासियों से है। ट्रू। लेकिन कौन पहले पहुंच करके सीट बुक कर लिया ना, वो दूसरे को प्रवासी कहता है। सही बात है। ट्रंप खुद प्रवासी है, अमेरिका में कोई नेटिव नहीं है, मस्क, ओबामा, सब प्रवासी हैं। लेकिन जो गोरी चमड़ी के हैं पहले सीट बुक कर लिए। अब जो और लोग आते हैं जो साउथ से आते हैं, ग्लोबल साउथ से आते हैं, लेकिन नागरिकता ले चुके हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें ऐसा अमेरिका नहीं चाहिए जहाँ हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। तो उन्हें कौन चाहिए? बाइडेन चाहिए, ओबामा चाहिए, हैं वो भी अमेरिकी। तो ये दो क्लियर डिवाइड है अमेरिका में। दो देशों पर सबकी निगाहें थी जब ये युद्ध छिड़ा, चाइना और रशिया। जिस तरीके से दोनों देशों ने इस पूरे सिचुएशन में रिएक्ट किया है, आप इसको कैसे स्टडी कर रहे हैं? रशिया हम समझ रहे हैं वो यूक्रेन में बिजी है, चाइना उतना मुखर नहीं नजर आया इस पूरे प्रकरण में कि वो बहुत ज़्यादा कंडेम कर रहा हो, चीज़ों को बोल रहा हो, या कोई अलग देशों को जुटाकर अमेरिका का विरोध करने की कोशिश कर रहा हो। चाइना कहाँ बिजी है इन दिनों सर? देखो दुनिया में ना जितने भी प्रकार के इंटरेस्ट हैं, उनमें सबसे ऊपर इंटरेस्ट है खुद का। पहले अपना घर भरता है, उसके बाद दूसरे की चिंता होती है।
पिछले दिनों में ट्रंप ने एक चीज़ बहुत अच्छे से डिकोड कर ली, तरह तरह से। जैसे कहते हैं ना, समुंदर में पानी कितना है तो आंजली भर चख लो तो पता चल जाएगा, पूरा पानी थोड़ी पीना है। आपको बीच में एक घटना याद होगी, जब वेनेजुएला का मामला चल रहा था तो रूस का एक जहाज अमेरिका ने कैप्चर कर लिया था। हाँ, करेक्ट। और कैप्चर करके अपने साथ ले गया था। तब ये माना जा रहा था कि रशिया अपनी सबमरीन से गोला फोड़ देगा। तो ट्रंप ये डिकोड करने में कामयाब हो गए कि रूस अब कन्फ्रंट करने की स्थिति में नहीं है। ओके। वो ये पहचान गए कि मादुरो, जिसके साथ में पिछले महीने ही इन्होंने दोस्ती की थी, उसको बचाने अगर ये नहीं आया तो ये कहीं नहीं आएगा। ठीक है। तो कहते हैं ना कि गहराई कितनी है, गॉज गिर के देख लो। एक को तो आपने कर दिया वो सही। सेटल था। चाइना अभी छोड़ो, आने वाले भी 15-20 साल में युद्ध नहीं करेगा, ये ट्रंप अच्छे से जानते हैं। चाहता ना तो चाइना के लिए इससे ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं थी ताइवान को कब्जाने की। हाँ, मतलब पूरी दुनिया फटी पड़ी है, वो जाकर के साउथ चाइना सी रोक के बैठ जाता है कि लो भाई मैं भी खेलूंगा। चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कोरोना में उसके स्टॉक रखे रह गए, वो उनसे पीड़ित हो गया, माल नहीं बिका, उससे परेशान हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जितनी हमारी इकोनॉमी है ना, उतना केवल उसका ट्रेड का एक्सपोर्ट है। इंडिया का कुल मर्चेंटाइज का अगर आप एक्सपोर्ट उठाकर देखें तो 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है हमारा। सब कुछ मिला दो, गुड्स एंड सर्विसेज, तो भी 1 बिलियन से नीचे स्टैंड करते हैं हम, 1 ट्रिलियन से, सॉरी। चाइना का केवल गुड्स एक्सपोर्ट मिलाकर $3.5 ट्रिलियन है। इंडिया से 10 टाइम्स ज़्यादा वो गुड्स एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड को। वो दुनिया का पूरी तरह मैन्युफैक्चरिंग केंद्र है। अगर युद्ध हुआ और उसके जहाज़ों को ही जाने का रास्ता रोक दिया, सिंपल है, अमेरिका कुछ नहीं करेगा। वो चाहता है कि आओ तो सही एक बार मैदान में, तुम उतरो तो सही। मैं साउथ चाइना सी में अपना यही जो गहराल आरफोर्ड यहाँ से फ्री होगा, अब्राहम लिंकन फ्री होगा, निमित्ज फ्री होगा, इनको वहाँ जाके खड़ा कर दूंगा। चाइना के जहाज़ों पे अब मैं गोला फेंकूंगा। बस वो गोला वहाँ से फेंकना शुरू हुआ, काम सेटल होना शुरू हुआ। चाइना का एक्सपोर्ट आप कह रहे हो चाइना अभी 15-20 साल किसी वॉर में नहीं वो इंडिया से ना लड़े, वो किसी से नहीं लड़े। चाइना को लड़ने के लिए पहले डिपेंडेंसी ये चाहिए, जिस दिन डीप सीक जैसी चीज़ों को लोग खरीदने लग जाएंगे। ओके। चाइना का जब टेक प्रोडक्ट इतना बिल्ट हो जाएगा कि लोग चाइनीज टेक पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। गुड्स के केस में चाइना कभी अटैक ना करे। इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वाइंड अप भी करूंगा मैं, आपको बहुत मैंने समय भी लिया है। मैं चाह रहा था कि इस डिस्कशन में हम इसी के सेंट्रिक बातचीत करें, बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करने को, लेकिन एक जो अमेरिकन हेजिमनी को लेकर बार बार चैलेंज दिख रहा था बाइडेन के कार्यकाल में, और ऐसा लग रहा था कि भाई अब अमेरिका का वर्चस्व समाप्त ही हो जाएगा। क्या ट्रंप ने वापस से उस हेजिमनी को न केवल स्टैब्लिश किया है, बल्कि डंकी की चोट पर रोज वो ढोल बजाते भी हैं कि भाई कोई तो है टक्कर में, मैदान में कोई है ही नहीं दूर दूर तक। मंथ वाइज चलते हैं। नवंबर 2024 के बाद से सितंबर 2025 तक ये ग्राफ यूं गया था। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं है टक्कर में। उसके बाद में स्थितियां घटने लगी हैं। मादुरो तक को भी आप अपेक्स मान सकते हैं, मादुरो को उठाना मतलब टॉप था इनका। उसके बाद जब ग्रीनलैंड पर इनकी वापसी हुई और यूरोप बेफर पड़ा, ग्रीनलैंड की वापसी पर यूरोप का कन्फ्रंट करना, ये इनके लिए नेक्स्ट लेवल था। ठीक इसी तरह से यूरोप की वापसी के बाद में अभी जो खेल हुआ, जिस समय नाटो का कोई देश साथ नहीं आया, ये इनकी डिप्लोमेसी के लिए बड़ा फेलियर रहा। इनका रशिया के ऊपर से प्रतिबंध हटा देना कि तेल बेच लो भाई, तुम्हारे जहाज जो पानी में खड़े बेच दो, और तो और जिससे लड़ रहे हो उसका तेल बिकवा दे रहे हो। सुनो यार, ईरान का ही तेल बेच दो, हमने गलती से इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। ये क्या दर्शाता है कि आपको जब अपने ही फैसले पलटने पड़े, जैसे कई बार नहीं होता बचपन के अंदर अपने पेरेंट्स अपन को किसी चीज़ की मना करते थे, हमारे जिद करने पर अगर वो चीज़ हमें दे दें तो यार फिर तो पिताजी हार गए। करेक्ट। तो ट्रंप पहले पिताजी बनने निकले और फिर मार खा गए, तो वो वाली स्थिति खराब हो गई। एक आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। ट्रंप के प्रेसिडेंसी खत्म होते होते आप वर्ल्ड ऑर्डर को किस तरीके से देखते हैं? वर्ल्ड में से डर खत्म हो जाएगा। डर खत्म हो जाएगा। हर देश अब डर खत्म होने की स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वो बनेगा जो पूरी तरह से डर मुक्त होगा, भय मुक्त होगा। कैसे? आज भारत ने टैरिफ के चलते बाजार को गिरता देखा था, लेकिन टैरिफ के प्रतिबंध हटने के बावजूद भी हम सबसे लो पर आकर खड़े हैं। आज भारत का स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 72,500 पर ट्रेड कर रहा है। ये दर्शाता है कि आपने भले ही टैरिफ ना लगाए हो फिर भी बाजार को ख़त्म कर दिया। तो हर देश ना अब आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा और ऐसे ग्लोबल अलायंस बनने लगेंगे
जो इस बात से डर रहित हों, जैसे आने वाले समय में भारत फ्रांस के बहुत नज़दीक दिखाई देगा, कनाडा के बहुत नज़दीक दिखाई देगा, यूरोप के साथ भारत खड़ा दिखाई देगा, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत दिखाई देगा, जिसमें इन जो बड़ी हेजेमोनी कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस है, चाइना है, रशिया है, इनको साइड में रख करके लोग अपनी बातों को प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे। करेक्ट। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर दिखेगा, अभी नहीं, अगर ट्रंप की यही नीतियां चलती रही तो। बहुत शुक्रिया अंकित सर आपका हमारे साथ जुड़ने के Thank you लिए। so much. मतलब मुझे नहीं लगता कि इतने आसान शब्दों में आप किसी से भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और जो इस वक्त पूरा रायता फैला हुआ है उसको समझ सकते हैं, और यही सर की खूबी है कि जिस तरीके से वो एक आम बोलचाल की भाषा में, जिसको हम आप से लेकर एक फर्स्ट सेकंड क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में पढ़ने वाला बच्चा तक समझ जाएगा, उस तरीके से सर ने हमें समझाया। मैं सर को थैंक यू इस वादे के साथ कर रहा हूँ उनसे लेते हुए कि आगे भी भविष्य में इस प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट्स पर आप हमें आए हमारे साथ, आप हम अपना इंफॉर्मेशन अपना ज्ञान शेयर करते रहे। बहुत शुक्रिया आपका एनडीटीवी को समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।